बिना किसी ठोस नीति को विस्थापित करने पर देनदारी देने में हम कैसे समर्थ होंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं है। साथ ही व्यापार में लगा हुआ करोड़ों का स्टॉक कहाँ लेकर जाएंगे, एक बहुत ही कठिन सवाल है। इतना सामान रखने और बेचने की व्यवस्था होना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो ये करोड़ों का स्टॉक डेड स्टॉक बन जाएगा और हमें इसका भारी नुकसान होगा। ऐसे में हमें विस्थापित करने से पहले बसाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस विस्थापन से हमें किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो, इसका ध्यान रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। सबसे बड़ा और कठिन सवाल तो यह है कि जब किसी का शोरूम या दुकान जो कि उसकी आय का एकमात्र स्रोत है वही उससे ले लिया जाएगा, तो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा? उसके पास अपनी आजीविका के लिए क्या रह जाएगा? वर्षों की मेहनत से बनाया हुआ व्यापार खत्म करने पर केवल व्यापारी मालिक बल्कि उसमें काम करने ऐसे में याद रह रहे व्यापार कर रहे लोगों के हितों की रक्षा हेतु सरकार और जिला प्रशासन ने क्या कदम सोचे हैं, उसकी पारदर्शिता हमें जानकारी दी जाए। अभी तक की प्रक्रिया में जंगल और उसके आसपास हो रहे व्यापार का कोई गहन अध्ययन नहीं हुआ, इसलिए ये भी जानकारी दी जाए कि कितना व्यापार होता है, विस्थापन से कितना नुकसान जनमानस को होगा। बहुत से व्यापारी यहाँ वर्षों से किराए की दुकानें लेकर व्यापार करते हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। विस्थापन की स्थिति में वो अपना सब कुछ गंवा देंगे, भूखमरी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन से उनके लिए क्या सोचा है, ये भी स्पष्ट किया जाए। व्यापार चलाने में लोन की आवश्यकता होती है, बहुत से व्यापार लोन पर चल रहे हैं। ऐसे में विस्थापन होने पर वो लोन चुकाने की स्थिति में नहीं रह जाएंगे, कंगाल होने की स्थिति बन सकती है। अतः इस समस्या के निवारण के लिए लोन माफ करने की प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक है। व्यापार कर रहे बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जिन्हें 40 से 50 साल पहले समाचार देख रहे हैं। ये सब तब से यहाँ रह रहे हैं और सरकार को इसका लगान भी देते हैं। ऐसे में उनकी दुकान और मकान पहले सरकारों द्वारा अनधिकृत तरीके से लेना एक धोखे के समान है। इन सब के कार्यवश बहुत से परिवार जिनकी 3 पीढ़ियाँ यहाँ तकरीबन निकल चुकी हैं, ये लोग पहले ही विस्थापित हैं। कुछ लोग इनमें से म्यूजिक डिस्प्लेस, कुछ पंजाब से 1984, कुछ जम्मू कश्मीर से 1990 में। मैक्सिमम डिस्प्लेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, जो पहले ही विस्थापित है, उनको दोबारा विस्थापन का दर्ज झेलना पड़ सकता है। ऐसे में तो बिना छुट्टी की जगह से, चाहे वो सरकार ने दी हो, वहाँ से निकाल देना अन्याय होगा। इसके बारे में विचार करना अनिवार्य है। गगल और उसके आसपास बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले से विस्थापन की पीड़ा झेल रहे हैं। बार बार विस्थापित होने से इनको इस पीड़ा का अनुभव फिर से होगा। कई बार विस्थापित होने में बहुत समय लगता है, अतः ये भी ध्यान रखा जाए कि विस्थापित होने वाले समस्त ग्रामवासियों को गगल के नजदीक उपयुक्त स्थान पर जगह दी जाए, जिससे विस्थापित होने की पीड़ा कुछ कम की जा सके। बहुत से परिवार यहाँ दूसरे राज्यों से आकर भी बसे हुए हैं, कुछ अच्छा व्यापार भी करते हैं। उनको यहाँ धारा 118 के अंतर्गत परमिशन दी गई थी, परंतु अधिसूचना में नाम आने से वही स्थिति पैदा है। उनके बारे में स्पष्टीकरण आवश्यक है कि 118 को आगे कैसे सेटल किया जाएगा। आबादी में जमीन पर रह रहे व्यापार कर रहे लोगों का इस प्रक्रिया में किस प्रकार से समाधान किया जाएगा, इसके बारे में स्पष्टीकरण जरूरी है। जब तक व्यापारियों के लिए ठोस नीति और बाजार को बसाने की प्रक्रिया के बारे में हमें जानकारी ना दी जाए, तब तक इस अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे ना बढ़ाया जाए। पहले हमें बसाने का कार्य करें, फिर उजाड़ने का। बसाने से पहले उजाड़ने के दुष्प्रभाव का आप समझ सकते हैं। हम सभी इस विस्थापन में ये शामिल करना चाहते हैं कि चाहे जमीन दुकान की हो चाहे घर की, हम सभी को जमीन दी जाए। मैं आपको इस बात से अवगत करवाता हूँ कि 90% से ऊपर लोगों को जिनके घर गदल में है, बाजार में उनकी दुकानें गदल नहीं है। मात्र 10% लोग बाहर से आते हैं जिनके घर नहीं है, लेकिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही है। हमारा सुझाव है कि हमें चाहे सरकारी या फिर दूसरे पास के गाँव से लोगों की जमीन को अधिग्रहण करके कम से कम एक कनाल भूमि दी जाए। गदल का जो सर्कल रेट है अलग अलग जगह का अलग अलग है। आपसे गुजारिश है कि पूरे गांव का एक ही रेट निर्धारित करके जो हाईएस्ट हो एनएच के किनारे का, उसका सरकार का क्या रुख है ये बताया जाए। विस्थापन के बाद जो जगह रह जाएगी उनके लिए सड़कों की कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा।
इसके ऊपर भी विचार किया जाए। जैसे कि अलग अलग अधिकारियों से सुना है कि मुआवजा फैक्ट्री यानी कि 2 गुना प्रावधान उठाया गया है। हमारे में बहुत सारे लोग यही जन्म लिए हैं, उनके अपने गाँव में बच्चों का होता है, तो यहाँ से विस्थापन होना बहुत दर्द भरा होता है। ये आप सभी समझ सकते हैं, मानसिक स्थिति भी बहुत भयानक हो जाती है। हम सभी की यही मांग है कि हमें मुआवजा 2 टाइम 4 गुना दिया जाए। दोबारा अपने कारोबार को शुरू करना कोई आसान काम ना होगा, इसलिए मुआवजा इतना होना चाहिए कि जब तक कारोबार ना चले तब से कम किसी के ऊपर भूखे रहने की नौबत ना आए। इसके अलावा विस्थापन में ऐसे अत्यंत समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है जिनको शायद बयान करना भी कठिन होगा। अतः आपसे अनुरोध है कि इस विस्थापन से सबसे ज्यादा खतरे में आने वाले व्यापार और बाजार, इसको जानने से पहले इसको ऐसी जगह पर बताया जाए जो व्यावसायिक हो और हम अपना व्यापार और उसका स्टॉक वहाँ शिफ्ट कर सकें। फिर स्थिति में जितनी इनकम वहाँ कर रहे हैं उतनी कर सकें, तभी हमारे परिवार सुरक्षित रहेंगे और हम इस विस्थापन के दर से निकल सकेंगे। आप जितना भी, मैं माननीय आपसे आग्रह करूँगा कि जितने भी बाहर के लोग यहाँ आपकी इंडस्ट्रियलिस्ट बद्दी या जहाँ भी इंडस्ट्री एरिया में इंडस्ट्री लगाते हैं, तो गवर्नमेंट उनको बहुत ज़्यादा कॉपरेट करती है, बहुत ज़्यादा सहूलियत देती है। वो लोग बाहर से आके यहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करके 5-5, 10-10 साल के लिए उनको कंजम्पशन होती है, इनकम टैक्स में रिबेट होती है, सेल टैक्स GST में उनको रिबेट होती है। हम लोगों को आज दिन तक ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हमने सरकार से ऐसी को मांग रखी है। उनका सब कुछ फ्री है, बिजली पानी फ्री है, 5-10 साल तक कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं। और मैक्सिमम मेरी नॉलेज में है, मैं भी एक व्यापारी व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ हूँ, हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल का सदस्य हूँ, कि मैक्सिमम कुछ लोगों का, हमें किसी के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज में डालना जरूरी समझता हूँ, आपको पता भी होगा। मैक्सिमम लोग 4-5 साल ही धंधा करते हैं, करोड़ों रुपया यहाँ से इकट्ठा करके और निकल जाते हैं, या 5 साल के बाद उसका टाइटल चेंज हो जाएगा, वो फर्म क्लोज हो जाएगी, उसको घाटा बढ़ गया, नई फर्म क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थितियों में आप तो बड़े छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे हमारे व्यवसाय हैं, छोटे छोटे आजीविका के साधन हैं, उसी से हमारा ये आपके खुद इस चीज़ को समझ सकते हो, आपने देखा हुआ है और आपके सामने परिस्थितियाँ सारी। तो भुखमरी की नौबत आएगी, लोग सड़कों पर जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट का कोई साधन नहीं है सरकार के पास, तो अनएम्प्लॉयड लोग खड़े करते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा गहन विचार विमर्श करना पड़ेगा। एयरपोर्ट अगर जरूरी है, लेकिन हमारी रोजी रोटी के बारे में सोचना भी उससे अत्यंत जरूरी है। सबसे पहला मुद्दा है रीसेटलमेंट रीएडमिशन, उसका जब तक उचित कोई प्रावधान नहीं हो पाता तब तक मेरे हिसाब से एयरपोर्ट के बारे में सोचना व्यर्थ है। अगर हमारा कुछ प्रॉपर समाधान होता है, हम लोगों को आप सेटिस्फाई करते हैं, हमारी इच्छा, हम कुछ एडिशनल मांग नहीं रख रहे, हम कुछ नहीं मांगते, हम नहीं बोलते GST 10 साल के लिए फ्री कर दो, हमारा सेल टैक्स इनकम टैक्स छोड़ दो। जितना भी हम छोटे मोटे धंधे करते हैं उस पर रेवेन्यू हमारा रिकॉर्ड आप निकाल सकते हैं, करोड़ों की टर्नओवर है, करोड़ों में टैक्स GST हमसे जाता है। उसके बावजूद सुबह शाम पूरी मेहनत मुशक्कत के बाद अगर हम शाम को 100 रुपये कमाते हैं, उसमें से 30 रुपये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले जाता है, हमारे पास बचते हैं 70 रुपये। तो सुबह से शाम मेहनत मजदूरी करने के बाद, इतनी मेहनत मुशक्कत के बाद, GST ST सर्विस टैक्स सारे तरह के टैक्सेस देने के बाद, जब हम बाजार में भी कुछ चीज लेने जाते हैं उसके भी टैक्स, पेट्रोल डलवाएंगे उस पर टैक्स, खाने के लिए कुछ चीज लाएंगे उस पर टैक्स, तो टैक्स एक व्यापारी वर्ग आपकी सरकार की एक बैकबोन है। जितना भी मेरी दृष्टि में, मेरी नॉलेज में, या मैं गलत बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ, अगर हिमाचल प्रदेश सरकार ने, किसी भी सरकार का आप देखेंगे, अगर रेवेन्यू में अगर योगदान है तो 70% सरकार GST से चलती है। मैं रॉन्ग हूँ या राइट हूँ मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरी नॉलेज में इतना है कि GST टैक्स कलेक्शन से अगर सरकार चलती है, 70% योगदान वो मध्यम वर्ग के लोगों का होता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, उनका करोड़ों का धंधा होगा, और वो देते कम और देते ज्यादा है, उनको तरीके बड़े हैं। हमारे जो छोटे छोटे व्यवसाय हैं उसमें से हम इतना कुछ नहीं कर पाते, लेकिन हमारी जरूरतों को, हमारी परिस्थितियों को बड़ा छोटा सा काम है। तो मैं तो पिताजी से स्टोरियां भी सुनता था, 1947 में यहाँ आए थे, तो 47 में वो क्या लेके गए थे, सिर्फ अपनी जान बचा के आए थे, बाकी सब कुछ हमारा वही है। तो थोड़ा सा अपने लिए इसलिए थोड़ा सा बोल रहा हूँ, मैक्सिमम कम्युनिटी वो भी यहाँ पे है लगभग 60-70%। तो वो हमने अपनी जान बचा के रातों रात भागे थे। जहाँ आपने हमें रिफ्यूजी कैंपों में रखा था योल में, तो योल में कैंपों के बाद उन्होंने फुटपाथ पे रेडी फड़ी जो भी लगा के, जैसा भी मैंने मुशक्कत करके साफ कुछ नहीं आया था, ना हमें J&K गवर्नमेंट ने 1 रुपया आज तक दिया, ना भारत सरकार ने दिया, ना हिमाचल सरकार ने दिया।
दावे से कहता हूँ, इसका कहीं भी आप कोई भी रिकॉर्ड निकाल के देखें तो हमें कहीं से एक नए पैसे की मदद नहीं मिली है। आज के दौर में चलो विस्थापन का वहाँ की सरकारें भी मदद करती हैं, यहाँ की भी करती हैं, लेकिन उस दौर में कोई मदद कहीं से नहीं मिली थी। तो इन चीज़ों को, क्योंकि एक बार विस्थापित जो पहले हो चुका है, मेरे हिसाब से ऐसा एक्ट में प्रावधान है कि उसको बार बार डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। तो ये कितनी बार डिस्प्लेस होते रहे कि मेरे पिताजी चले गए, अब मेरी उम्र इस वक्त 57 58 में चल रहा हूँ, तो रिटायरमेंट की एज है। मैंने ये सोचा था कि मैंने बच्चों को, छोटा सा व्यवसाय था मेरा किराने की दुकान, वहां से थोड़ा बहुत बच्चे मेरे पोस्ट ग्रेजुएट है सारे, दोनों को मैंने अपने बिजनेस में इन्वॉल्व किया। कोई सरकारी जॉब नहीं है मेरे पूरे खानदान में, ना मेरे पास कोई पेंशन का प्रावधान है। जब तक मेरा थोड़ा बहुत चल रहा है सिस्टम में काम कर रहा हूँ, तब तक मेरी इनकम है। जब मैं बैठ जाऊंगा मेरी इनकम बंद हो जाएगी। बच्चों के लिए जो थोड़ा बहुत सेटल किया था, ये मैं पर्सनली अपना नहीं, सबका यही हाल, सभी इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सभी बेमानी बंधु हैं। कोई अमृतसर से आगे यहाँ बचा हुआ है, छोटी सी दुकान थी बस अड्डे पे, रेडीमेड थी, मेरे सामने बंधु बैठे हुए हैं, किसी की छोटी सी बिजली की दुकान थी। आज उन्होंने अगर मेहनत मुशक्कत करके 50 60 साल 70 साल 30 साल 25 साल लगा के अगर इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आज वो अपनी रोजी रोटी अपने परिवार का गुजर बसर बड़े ढंग से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, सेटल्ड हैं, तो इस तरह उनको एकदम से धक्का देके कहीं धकेलना हाई में डालने वाली बात होगी। ये मेरी आपसे भी निवेदन रहेगी, क्योंकि हमारी बात सुनने के लिए आप यहाँ पे पहुंचे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आपका बहुत बड़ा रोल है, आप जिला के अधिकारी हैं, आप हमारी बात सुनेंगे, उसको गंभीरता से विषय को लेंगे। सरकार के आदेश है, रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, आपकी ड्यूटी है, आप सरकारी अधिकारी हैं, आपने उसको अमल करना है, आपने उसका पालन करना है। लेकिन हमारी फरियाद मेरे हिसाब से इससे अच्छा मंच कोई नहीं है, वो आपके तक ही जाएगी और आपके थ्रू ही जाएगी। उसमें आपको जो भी उचित लगे, आप जो समझे, इसमें बात में हमारे में कुछ प्रमाणित है, कुछ जेन्युइन है, तो आपको जो सही लगे, तो मेरी बार बार सभी की ओर से, सभी गांव निवासियों की ओर से आप आज आपके आग्रह पे आपने बोला था कि एक बिजनेस लॉबी के साथ मैंने छोटी सी मीटिंग करनी है, इसलिए मैंने सिर्फ बिजनेस लॉबी, ओनली दुकानदार है और दुकान का एक व्यक्ति, पूरे गांव के किसी को ना बुलाया है ना उनको बोला है। तो बिजनेस लॉबी के साथ इंटरेक्शन का मतलब यही था आपका, जो मुझे पता है, जैसे मुझे फोन आया था कि मैं उनकी व्यवस्था जान सकूं, कितने लोग हैं, कितना बिजनेस है, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, कितने लोग उसके साथ एम्प्लॉयमेंट के रूप में जुड़े हुए हैं। तो हम अगर छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, अब जिस स्केल का उसका बिजनेस है उस स्केल की इन्वेस्टमेंट भी है, उस स्केल की उसकी देनदारी भी होगी, उस स्केल का उसका लोन भी होगा। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं यही चाहूंगा कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पब्लिक, आप पब्लिक के लिए है, हमारे लिए कुछ भी सोचना, कुछ भी भला बुरा, गवर्नमेंट के काम तो आपने करने हैं, लेकिन पब्लिक हम भी आपके आप हैं, तो हमारे बारे में सोचना भी आपका दायित्व है। हमारी बातों को मद्देनजर रखते हुए इसको ध्यान से स्टडी करिए, देखिए, सोचिए, विचारिए और आगे सरकार के समक्ष रखिए। जब तक इसका उचित प्रावधान, कुछ समाधान, कुछ सेटलमेंट, कुछ रिहेबिलिटेशन, कुछ मुआवजा प्रॉपर किसी तरह से आप करते हैं, तो मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। जब तक आप इसका प्रॉपर कुछ समाधान नहीं निकलता, तो मेरे हिसाब से परेशानी तो जिंदगी भर के लिए आगे बढ़ने वाली है, वो बनेगी। हजारों की संख्या में लोग जो बिजनेस करते हैं या 2-2.5 व्यक्ति उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 2.5 परिवार यहाँ से और भी पड़ रहा है। तो अगर 500 परिवार हमारा, तो 300 परिवारों की रोजी रोटी, ये मैं गगल की बात कर रहा हूँ, लेकिन गगल नहीं है इसमें, एक कुटुंबा से शुरू हो जाएगा, नीचे तक चला जाएगा, बढ़ोगा। तो इसमें लगभग 1000 शॉप्स आएंगे, हर शॉप पे किसी के पास 25-30 एम्प्लॉयमेंट भी है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 2 भी है, किसी के पास नहीं है। तो मैं एवरेज 5 की लगा रहा था, लेकिन इससे ज्यादा हो सकती है। तो पार्टी इन चीजों को देखिए कि एम्प्लॉयमेंट ना देने के बजाय हम लोगों को अनएम्प्लॉयड कितना करने जा रहे हैं। एयरपोर्ट बनने से लोगों को क्या हाल होगा, एयरपोर्ट बनने से लोगों को क्या बेनिफिट्स होंगे, एयरपोर्ट बनने से लोगों को क्या नफा और क्या नुकसान होगा, इन चीजों का एनालिसिस मेरे हिसाब से SIA में बड़ी डिटेल्ड होना चाहिए था, लेकिन SIA में इतना डिटेल एनालिसिस नहीं हुआ। बिजनेस लॉबी से कभी भी कोई डिस्कशन, आज पहली बार, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बिजनेस लॉबी के साथ कोई इसका डिस्कशन आज तक नहीं हुआ, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। बिजनेस लॉबी हमेशा सरकार को हर संभव सहायता, हमने लिया कुछ नहीं, दावे के साथ बोल सकता हूँ, बिजनेस लॉबी ने सरकार से कुछ नहीं मांगती, सरकार को हम देते हैं किसी ना किसी रूप में। और जितनी बिजनेस लॉबी है, जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितने वो काम होते हैं, हमें कभी एक्साइज से, कभी किसी से, कभी किसी से
सहयोग करना पड़ता है। हमने किसी से कोई सहयोग नहीं मांगा, लेकिन आपसे इतना सहयोग जरूर मांगेंगे कि आप हमारी नुमाइंदगी करिए, आप हमारी तरफ से रिप्रेजेंट करिए हमारे केस को कि एयरपोर्ट ज़्यादा जरूरी है या लोगों की रोजी रोटी ज़्यादा जरूरी है। अगर जरूरी है तो पहले उसका समाधान करिए, उसके बाद आप एयरपोर्ट के बारे में सोचिए। धन्यवाद, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। तालियों की जरूरत नहीं काइंडली, तो तालियों वाला को मुद्दा नहीं है, बड़ा गंभीर विषय है, आपकी रोजी रोटी का सवाल है, तालियों तुलियों की जरूरत नहीं है। और आज के अंदर मैं आपको फिर भी धन्यवाद दूंगा कि बड़े शांतिपूर्वक तरीके से, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी वायरल ये बड़ा उस तरह का काम नहीं करते, पर अगर आप चाहेंगे तब तक, अगर पानी सर से ऊपर जाने लगेगा तो इनको लगेगा मैं डूब रहा हूँ, मेरी मृत्यु तय है, तो मृत्यु तय है तो हाथ पांव मारेगा, तो हाथ पांव मारेगा। ये चीजें आप सारी देखनी आपके हाथ में कि इनके हाथ पांव मारने की नौबत न आए, और जिस तरह से जिस दृष्टि से चले हुए हैं कि उसी ट्रैक पे चले रहे, इनकी रोजी रोटी भी चले रहे, कोई इनको दुख ना हो, आगे परिवार इनका परेशान ना हो। मैक्सिमम लोग मेरे 55 साल की एज में हैं, तो 55 साल के बाद ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे स्ट्रगल होगा, कैसे फाइट होगा, कैसे इनकी रीसेटलमेंट और कैसे इनकी रीएडमिशन, बहुत ही मुश्किल काम है, इतना इजी नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का, एडीएम साहब का, उनके साथ आए हुए सहयोगियों का। अब मैं चाहूंगा एडीएम साहब कुछ कहें, उससे पहले अगर कोई भी मेरा सज्जन यहाँ पे अपना, जरूरी नहीं है मैंने जो कंपाइल किया है, जो मेरे को समझ आया या जो कुछ लोगों ने आपने मेरे को भेजा वो मैंने कंपाइल किया है, उसके अलावा भी मुझसे कुछ त्रुटियां रह सकती हैं, मुझसे कुछ कमियां रह सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं। उसके लिए आप जो भी सज्जन यहाँ से पर्सनली सारे व्यापारों का तो वन बाई वन अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, मन की व्यथा, मन की पीड़ा, साहब आपकी बात सुनने के लिए स्पेशली आए हुए हैं, तो आप बोल सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मैं यहाँ पे आप सभी, हालांकि जैसे नंबर बताया गया, टोटल बिजनेसमैन का वो संख्या लगभग 1000 के आसपास है जैसे बताई गई, लेकिन बहुत जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है आप यहाँ पे हॉल में उपस्थित हुए, हॉल में उपस्थित आप ठीक है हॉल में उपस्थित हुए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैं ही खुद आप सभी से इंटरेक्ट करना चाहता था। उससे पहले मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो ऑफिशियल मीटिंग है वो भी फिक्स हो गई है, रिटर्न में आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। वो 21 तारीख को बैठक रखी गई है, जिसमें जो व्यापारी वर्ग है थोड़ा संख्या ज़्यादा है, इसीलिए जो है एज ए इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो है उनको आपके रिप्रेजेंटेशन के माध्यम जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास पहुँच जाए, और वो मीटिंग में हम 21 को सभी जितने भी पंचायत के पदाधिकारी हैं उनको लिखित रूप से भी सूचना के माध्यम से अवगत कराने और सारे लोग इकट्ठे बैठ के कंसल्टेशन मीटिंग एक बार करेंगे, सो दैट जो रिलीफ और रीसेटलमेंट का जो हमारा स्कीम है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें पिछता आपको बता देता हूँ कि पोलैंड के एक्विजिशन और इस दोनों की एक्विजिशन में फ़र्क है। हम जो एयरपोर्ट की एक्विजिशन जो प्रदेश सरकार चाह रही है वो बेसिकली राइट टू एयर कॉम्पनसेशन एक्ट है जो 2013 का एक्ट है, और जो पोलैंड की एक्विजिशन होती है वो NH एक्ट है, तो दोनों ही एक्ट जो है वो अलग अलग हैं। और जब राइट टू एयर कॉम्पनसेशन का जो ये मेरे पास एक्ट है 2013 का, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो खुद भी व्यापारी वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रधान जी श्री मोदी साहब, उन्होंने भी कहा कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो इस एक्ट का नाम ही है कि राइट टू एयर कॉम्पनसेशन, ट्रांसपेरेंसी, लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट। तो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के अंतर्गत जो है इस पूरी प्रक्रिया को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है, और जिसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन। तो जैसा व्यापारी वर्ग के माध्यम से जो हमें रिटर्न में भी हमने पढ़ के सुनाया, उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि बाकी तो एक्विजिशन तो अगर घर की लैंड की हो रही है, लेकिन जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, उसके बारे में जो है स्कीम में क्या है, यानी कि गवर्नमेंट जो है एक्वायर करने से पहले हमें बताएं, तो बात भी सही है। इसी के लिए एक जो ऑफिशियल मीटिंग है 21 को हमने कॉल की है, और ये चीज़ आप भी मान के चलिए कि दोनों की प्रक्रिया अलग अलग है। जो लैंड एक्वायर या फिर जो कॉम्पोजिशन का स्ट्रक्चर की एक्विजिशन होगी वो लैंड एक्विजिशन कलेक्टर के माध्यम से होगी, और जो मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मुझे धारा
43 के तहत जो प्रदेश सरकार ने बाय वर्च्यू ऑफ पोस्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसमें जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर लगाया। तो प्रेजेंटली मैं इस पर एडीएम की कुर्सी पे कार्य कर रहा हूँ। उसके बाद मान लो कि कोई और एडीएम होगा तो डेफिनेटली वो सेम वे में एडमिनिस्ट्रेटर का जो है रोल प्ले करेगा। बट अभी तक जो है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैं ही उसका रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। देखिए इसका अवार्ड भी अलग है, जो चैप्टर 5 है इसका अवार्ड की प्रक्रिया भी अलग है और उसमें प्रॉपर तरीके से पूरा समझाया भी गया है कि रिलीफ और रिहेबिलिटेशन में रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट में क्या क्या चीज़ें जो है वो मुख्यतः कंसिडर करनी है जब भी कभी एक्वेशन हो। ये इसका इंडिस्पेंसेबल पार्ट है। मान के चलिए कि कोई भी ऐसा एक्वेशन की प्रोसीडिंग चैप्टर 5 को पूरा किए बिना नहीं होगी, यानी कि रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट का पार्ट कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि इसमें हर एक व्यक्ति को सुनना इम्पोर्टेंट है। तो आपको मालूम है कि 7 जुलाई को राजपत्रा में नोटिफिकेशन पब्लिश हुई है। अगर आपने उसका ओपनिंग जो प्रियम्बल के साथ साथ जो आपने ओपनिंग देखी होगी उसमें काफ़ी कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्लियर किए हैं। 11 के तहत सेक्शन 11 की नोटिफिकेशन के तहत कि क्या क्या उसमें कार्रवाई की जाती है। रोल भी डिफाइन है, सब डिविजन कलेक्टर क्या काम करेंगे और एडीएम क्या काम करेगा। और कमिश्नर जो अपॉइंट किए गए हैं वो डिविजनल कमिश्नर है, जिसकी देख रेख में पूरी स्कीम जो है वो बनाई जाएगी। इसमें कंसल्टेंट्स भी हायर किए गए हैं सो दैट वो हर एक जो पार्टी के साथ जो है इंटरेक्ट करें और फीडबैक मैकेनिज्म हमारा बहुत ही स्ट्रेंथन हो सके, जिसकी वजह से सारे के सारे जितने भी इनपुट्स हैं आपकी तरफ से वो आ जाएँ और हम फिर उसके हिसाब से जो है रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन स्कीम पहले बनाएं और उसके साथ आपके समक्ष रखें कि ये बेसिकली पार्ट ऑफ पैकेज है जो कि एक तरह से अप्रूव पैकेज है। इसके माध्यम से जो है एक्विजिशन की जाती है। एक्विजिशन के लिए ये तो तय है बिल्कुल, अगर किसी का घर जा रहा है तो उसमें व्यवस्था है इसमें व्यक्ति को घर के साथ ज़मीन जो है मिलनी मिलती है। उसमें यूनिट्स भी डिफाइंड है। अगर एक परिवार के साथ साथ उसके 4 बच्चे हैं, चारों सेटल्ड हैं, तो उसको भी पर्टिकुलर यूनिट मांगना है और उसी हिसाब से जो है उसको ज़मीन और उसके हिसाब से व्यवस्था की जाती है। अमाउंट के लिए जो अभी 2013 का एक्ट है, इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं 2023 चल रहे, तो जो अमाउंट इसमें फिगर्ड है या उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट में आपकी साथ चर्चा करने के बाद जो लगेगा वो अप्रोप्रिएट स्कीम के पार्ट के तौर पे जो हम प्रेजेंट करेंगे और विल ट्राई में हम कोशिश करेंगे कि आपका जो पैकेज है वो एज पर 2023-24 के हिसाब से प्रॉपर तरीके से दें, जिसमें किसी भी व्यक्ति को कोई हानि का सामना ना करना पड़े। एक चीज़ मैं जो कहना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे प्रधान जी ने कहा और इन्होंने वही बात जो है कही है जो इन्होंने लिख के दी है, तो मेरा आपसे भी इससे अनुरोध रहेगा क्योंकि 21 तारीख को आप आ रहे हैं कि वर्बली जो भी आप कहेंगे मेरे ख्याल से उसको आप रिटर्न में आप अगर उतार के दें तो बेसिकली उसको कंसिडर करने में भी आसानी रहेगी और उसको हम इंडिस्पेंसेबल पार्ट भी बनाएंगे अपने रिकॉर्ड तक, ताकि आपकी सारी बातों को सुन के कंसिडर करते हुए एक रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन स्कीम का एक हम जो है वो पैकेज तैयार कर सकें। संख्या ज़्यादा है, टेनेंट्स भी हैं इसमें, ओनर्स भी हैं, और जैसे इंडिविजुअल की एप्लीकेशन आई थी वो 118 के तहत परचेज करने के साथ भी है कि व्यक्ति बाहर से आए 118 के तहत जो लैंड एजेंसी का है 118 उसके तहत जो है उन्होंने लैंड परचेज की, उसके बाद उन्होंने कंस्ट्रक्शन की होगी, फिर उनका क्या होगा कुछ भी समझ नहीं आया। मेरे को लगता है एक्टो बहुत ज़्यादा है। अब ठीक है, तो जो यहाँ पे ऐसे व्यक्ति जो बाहर से आए हैं जिन्होंने धारा 118 के तहत परमिशन ली है उनका क्या होगा, इन्होंने रिटर्न में कन्वे किया है जो कि एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट बनेगा जब भी रीसेटलमेंट का पैकेज हम तैयार करेंगे, स्कीम का पैकेज तैयार करेंगे। मल्टीफेरियस इश्यूज है, सबके यूनिफॉर्म इश्यूज नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसे टेनेंट काम कर रहा है, कोई ऐसे ओनर काम कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है जो जिसकी दुकान भी वही है और घर भी उसका उसी में है, और कोई परिवार ऐसा भी होगा जिसकी दुकान नहीं आए लेकिन उसका घर किसी और जगह पे है, या कोई ऐसा है जिसने किसी और का स्ट्रक्चर लिया है, लीज पे लिया है, रेंट पे लिया है और उसका जो है बिजनेस वो उसके माध्यम से चला रहा है। तो आप में से भी बहुत सारी डिफरेंट ऐसी कैटेगरीज बनती है जिसका पैकेज भी उसके हिसाब से ही हमें डिवाइस करना है। जितने ज़्यादा इनपुट होंगे आप यकीन मानिए उतना ज़्यादा रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट की स्कीम को हम प्रॉपर तरीके से बना पाएंगे।
पहली मीटिंग जो इसकी है क्योंकि बहुत सारे जो आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के तौर पे प्रेजेंट है, मैंने रिक्वेस्ट किया था स्पेशली मेहता जी से कि मैं एक बार इंटरेक्ट करना चाह रहा था बाकी सभी के साथ कि उनके क्या क्या इश्यूज हैं, लेकिन रिटर्न में आप देंगे तो डेफिनेटली हमारी 21st को मीटिंग होगी उसको हम रिकॉर्ड में ला पाएंगे। रिप्रेजेंटेशन जो धर्मशाला में आएगी तो डेफिनेटली आप ऐसे रिप्रेजेंटेशन ही आएंगी, उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे ही चाहे प्रधान आ जाए उसमें सेक्रेटरीज होंगे, लेकिन सारा पाना भी मुश्किल होगा, दैट इज ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल। लेकिन आज जो भी आप यहाँ पे आए हैं तो कृपया करके आप अपने प्रधान जी के माध्यम से अपने कंसर्न जरूर रखना और आप क्या चाहते हैं कि क्यूमुलेटिव रिपोर्ट तो हमारे पास आ गई है जिसमें 16 मुख्यतः पॉइंट रखे गए हैं रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट के लिए जो आप व्यापारी वर्ग स्पेशली चाहता है सरकार से कि क्या क्या उसके पार्ट होने चाहिए ताकि जो है रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके। एज और जो आयु के बारे में बता रहे हैं कि 50-60s में निर्णय लेना और उसके बाद एग्जीक्यूशन करना मुख्य तो वैसे भी डिफिकल्ट रहता है। यंग जो है वो एक रिस्क ले सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज ग्रो करती है इन सारे पार्ट को बेसिकली वी विल मेक रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट का पार्ट बनाएंगे। सेक्शन जो चैप्टर 5 है आप भी कृपया करके उसमें देखते रहिएगा कि चैप्टर 5 में भी ऑलरेडी इसमें लिखा गया है कि क्या क्या जो है अवार्ड का पार्ट बनेगा। अगर सब्सिस्टेंस अनाउंस देना है या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ अनाउंस देना है तो वो भी पार्ट जो है वो इसमें चैप्टर 5 में एक्ट में ही लिखा गया है। लेकिन इसके अलावा आउट ऑफ बॉक्स जाके जो बेसिकली क्या कॉन्स्टिट्यूट कर सके हम आपके साथ डिस्कशन करने के बाद ताकि वो स्कीम का पार्ट बन सके, इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपके इनपुट्स हमारे को टाइमली आ जाए। तो चूंकि कल का दिन भी है 21 तारीख को प्रधान जी हमारे पास आएंगे और स्पेशली जो पंचायत के प्रधान है इनके पास अलग आपका एक इशू होगा, इनके साथ बाकी भी इश्यूज होंगे, इनको भी जो है सुना जाएगा और सुनने के बाद ही जितने भी जो आपकी तरफ से सुझाव आएंगे वो हम पार्ट बना के गवर्नमेंट के पास पुटअप करेंगे ताकि उसके ऊपर समुचित जो है उस पर कार्रवाई हो सके। साथ में एक मैं जरूर बात कहना चाह रहा था कि यहाँ पे ना केवल सिर्फ व्यापारी वर्ग लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बेसिकली खेती बाड़ी करते हैं, उनका कंसर्न कैसे एड्रेस हो सके रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन पॉइंट से। अगर एक परिवार है उसके परिवार में उसी एक घर में उसी परिवार के 4 और छोटी छोटी फैमिलीज रहती है, जैसे मान लिया जाए कि एक अगर बुजुर्ग दंपति है उसके 4 बच्चे हैं, उनकी चारों की शादी हो चुकी है, वो भी एक ही घर को बांट के यानी कि 4 अलग अलग कमरों में रहते हैं और उनके किचन भी अलग हैं, तो उनको परिवार को यूनिट बना के कैसे जो है रीसेटल किया जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए, उसके ऊपर भी जो हम लगातार इस पर डिस्कशंस कर रहे हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं कि 20-21 तारीख से कंसल्टेंट्स और सर्वेयर की टीम भी हमारे पास पहुंच जाएगी और वो टीम इस तरह से है कि वो हर एक जो है घर को हर एक दुकान को जो है वो फिर से टच करेंगे, जो भी व्यक्ति छूट गया है उसको कवर अप करेंगे। लगभग 20 के आसपास सर्वेयर्स की टीम जो है डिप्लॉय की जाएगी शॉर्टली 21 और 22 तारीख के बाद जो है वो आपकी चर्चा करने के बाद वो इसीलिए कि जैसा जैसा हमारे पास इनपुट आएगा ताकि फील्ड से वो बातें जो है वेरीफाई हो सके और हम चाहेंगे कि हर एक व्यक्ति को जो है वो सर्वे के माध्यम से जो है हम रिकॉर्ड कर सकें और रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट स्कीम का वो हम पार्ट बना सकें ताकि इसके ऊपर जो है अप्रोप्रिएट एक्ट के हिसाब से जो है आपको जो है उसका रिलीफ दिया जा सके। इसमें चूंकि एक नया ऐड किया गया है जैसे टैक्स बेनिफिट्स बिजनेस क्लास को जो है वो बाकी इंडस्ट्रियल एरिया में दिए जाते हैं, ये इन्होंने जो प्रधान जी हैं वो मैंने पॉइंट अलग से नोट भी किया है, दैट इज ऑल्सो वेल टेकन पॉइंट। और इस तरह से अगर आपको और भी जो रियायतें आपको लगता है कि वो गवर्नमेंट के डोमेन में हो सकती है वो कृपया करके नोटिस में लाएं सो दैट कि वो भी हम जो है तरह से पार्ट उसका रिलीफ का जो है हम बना सकें चैप्टर 5 के हिसाब से। बाकी तो काफ़ी हद तक जो है मैं समझता हूँ कि व्यापारी वर्ग को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे इस 3 पेज का जो रिप्रेजेंटेशन दिया है, बट चूंकि ये प्रधान जी के माध्यम से आप सभी को कंसल्ट करने के बाद दिया गया, आपको भी लगता है कि व्यक्तिगत रूप से इसके अलावा जो हमने पढ़ा है उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं, तो कृपया करके 21 तारीख तक या फिर आप मेरे कार्यालय में अगर आना चाहें 701 नंबर में कार्यालय में बैठता हूँ DC ऑफिस के, वहाँ पे भी आप करने इसको जो है प्रेजेंट करा सकते हैं, क्योंकि जैसा आप भी चाह रहे हैं और हम भी चाह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी हो इस पूरे एडमिशन प्रोसेस में, तो सबसे मुख्य कार्य ही हमारा रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन का है।
वो जितना पुख्ता, जितना ट्रांसपेरेंट आप तक जानकारी उसकी होगी, उतना ही हमें जो है वो ईजी लगेगा एक्विजिशन कराने में। आपके तक पता होगा कि आपको पैकेज में क्या मिल रहा है। किसी भी परिवार जो विस्थापन अगर वो विस्थापित होता है इस एक्विजिशन की वजह से, तो उसको पहले एडवांस में पता होना चाहिए कि रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन में उसको क्या मिल रहा है। तो आप निश्चिंत रहिए कि ये कार्य जो है वो एडीएम कांगड़ा को सौंपा गया है और इसके ऊपर हम लगातार इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। हमारी मेन और प्रमुख मीटिंग 21 तारीख है, जिसके बाद बहुत तेजी से हम कार्य करेंगे और फील्ड में भी जो है वो लैंड एरियाज हमने मार्क करके रखे हैं। इसके अलावा भी हम बाकी सारे एरियाज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिसमें हम जैसे आपको पता है पब्लिक एरिया में न्यू गगल को बसाने की बात की गई हो या वहाँ पे अलग तरीके से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की होगी। ये सारे पार्ट्स जो हैं, सारे जितने भी इनपुट्स हैं, दैट इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन। बट मैं पुनः अपनी तरफ से यही चाहूँगा, मैं एक्विजिशन नहीं देख रहा, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। एक्विजिशन के लिए अलग ऑफिस, अलग अधिकारी देख रहे हैं। मैं प्योर एंड प्योर रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन को देख रहा हूँ। तो उससे संबंधित रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट से संबंधित कुछ भी अगर आपको लगता है कि बताना आवश्यक हो, तो कृपया करके निसंकोच होकर आप बता सकते हैं और मेरे कार्यालय में भी वो दे सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि यहाँ पे आना मुश्किल होगा, तो मैं अनुरोध करूँगा अक्षय मेहता जी से कि ये क्योंकि डेली का इनका आना जाना है ऑफिस में, तो इनके माध्यम से भी आप दे सकते हैं। मेरे कॉर्पोरेट है और प्रॉपर्टी रिसीट, एक्नॉलेजमेंट रिसीट के साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और कभी भी कोई भी अगर आपको अपना तरफ से रिप्रेजेंटेशन देना है, तो कृपया करके उसकी रिसीट जरूर लीजिएगा, सो दैट आपके नोटिस में रहे कि वो किस तारीख को, कौन सी तारीख को हमने जो है वो रिसीट रिप्रेजेंटेशन दी है। यकीन मानिए रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट स्कीम को हम पहले फॉर्मुलेट करके ही जो है वो आप तक पूरी ट्रांसपेरेंट मैनर पे बताएंगे कि एग्जैक्टली एक्ट के हिसाब से और जो गवर्नमेंट की अप्रूवल जो जिसमें मिलती है उसके हिसाब से आपका क्या होगा। ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि हमारा ऑफिशियल वर्क जो है वो 21 ऑनवर्ड्स जो है आरंभ होना है। लेकिन आपको बस सभी को यही चाह रहा था, सभी से बात करने के मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि आप अपने पार्ट के ऊपर रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन पे और क्या एडिशनल चाहते हैं और उसको जरूर काइंडली बताएं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि टैक्स एग्जम्पशन वाला काफ़ी रिलेवेंट पॉइंट है और हम भी रिकमेंड करेंगे इसको गवर्नमेंट के लिए कि इसको किस स्तर के ऊपर जो है उसको टेकअप किया जा सकता है। तो कृपया करके अपनी बातें जरूर रखिएगा और रिटर्न में मैं चाहूँगा कि रिटर्न में जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगली बात वैसे ही वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाती है, बिकॉज हमारे पास अभी ऑफिशियल मशीन भी नहीं है कि आपका कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड किया जा सके। पर 21 तारीख को जो है आप कृपया करके अगर रिटर्न में देना चाहते हैं, कृपया आप भी दे दें। हम अगर आपके पास देना चाहें तो आपके माध्यम से भी टेक दैट पार्ट ऑफ आवर रिकॉर्ड सो दैट हम स्कीम को प्रॉपर तरीके से जो बना सकें। इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा और बस आपसे आग्रह करूँगा कि आप जो है अपनी जो कोई भी ऐसा निसंकोच होकर अपनी बात को जरूर रखें ताकि वो स्कीम का पार्ट बन सके। धन्यवाद। ये कार्यक्रम आप समाचार हिमाचल से देख रहे हैं। एडीएम साहब ने जैसा कि अभी आपको बताया ही है, धन्यवाद उनका, उन्होंने बड़ा अच्छा आपका मार्गदर्शन किया। और 21 को एक जो प्रशासन की ओर से मीटिंग रखी गई है जिला परिषद और धर्मशाला में, उसमें पहले तो पंचायत की भी इन्वॉल्व थी, पंचायत प्रधान जाते थे, लेकिन हमारे स्पेशल आग्रह के बावजूद फर्स्ट टाइम उन्होंने उसको भगवान नंबर उसमें ऐड किया है, तो उसका लेटर भी आ जाएगा। लेकिन एडीएम साहब ने अभी बोला है कि 21 तारीख की मीटिंग में मैं उसमें जाऊँगा, तो मेरा आप सभी से यही बार बार मैं निवेदन करता हूँ, फिर से करूँगा कि पर्सनली अपने अपने लेवल पे अपना एक लेटर अगर चाहें जो जरूरत समझे तो मेरे पास सबमिट करा दें कि जब मैं 21 तारीख को वहाँ जाऊँ तो आप सबकी प्रेजेंटेशन की एक फाइल वहाँ पे हो। कुछ जरूरी नहीं है, कुछ इसमें चीज़ें ऐड हैं, कुछ मिसिंग भी हो सकती हैं। आप एक कॉपी यहाँ से ले सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने डाला हुआ है जो आज बनाया है। तो आज का वर्क ये हो गया, लेकिन 21 को जो ऊपर मीटिंग है उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप सुझाव देंगे उतने आपके लिए बेनिफिशरी हैं। जो भी उसमें लिखना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है। तो 21 तारीख, आज 19 है, कल तक शाम तक आप सारे जमा करवा देंगे तो 21 तारीख को ऊपर वो सबमिट करवा दीजिए। धन्यवाद। कोई अपनी फाइल लाया हो तो
जमा करवा सकता है। काइंडली बैठे रहे 2 मिनट, गवर्नमेंट जब जाना चाहे वो नहीं सकता है। समाचार हिमाचल से लाइव देख रहे हैं आप। इसके साथ में और चीज़ कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पे 218 के तहत हमें दर्शाया है, ये कार्यक्रम आप समाचार हिमाचल से लाइव देख रहे हैं। आपके दुख सुख का साथी समाचार हिमाचल आपको ये कार्यक्रम लाइव दिखा रहा है। एडीएम साहब समस्याओं की फाइलें लेते हुए थैंक यू। बेसिकली ये जो मीटिंग है रिटर्न में दे दो। रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट का आप अपना व्यक्तिगत बताएं। बना हुआ ये मतलब अब लोगों के मन में बहुत सारी प्राथमिकता पैदा होती है। आप बताओ ना इसमें आपकी मतलब कौन सी भ्रांति है ना, मतलब जैसे जो आपकी भ्रांतियाँ है ना, जो आपको डाउट्स लग रहे हैं, वो आप रिटर्न में करोगे ना तो ज़्यादा होगा, नहीं तो आर्गूमेंट में तो खत्म हो जाएगी। पब्लिक की कह रहा हूँ जैसे आप पूछे जाती है नहीं, जैसे जैसे बताएं आप, मेरा कोई इशू नहीं है, मैं क्या हूँ ऐसा नहीं है। वैल्यूज़म की आपने उनके ग्रुप का पता लगेगा अगर नहीं हो रही। देखो
मानना है। अगर पंचायत की ओर से है, पंचायत को चाहिए कि कल आपने बाहर वाले बुलाए क्यों बुलाए उनके चीज़ों को अच्छा एक चीज़ और व्यापार मंडल का मैं डेफिनेशन पूछना चाहता हूँ आपसे क्या है बताओ मैं आप व्यापारी किसको कहते हैं? ये है जो दुकानदार है वो भी व्यापारी है, जो रेडी फाड़ी लगा रहा वो भी व्यापारी है, जो रेडी फाड़ लगा रहा वो भी व्यापारी है। ठीक है, उनके मन में शंका है भाई हमें क्या इनका समाधान देखो। अच्छा एक चीज़ अब जहाँ सबसे बड़ी आ रही है भाई इसके बाद पंचायत है नहीं आप होगा ना आप आओगे तब पता लगेगा ना। 21 को मीटिंग है उसमें हम आपका सारा ही बांटेंगे ना। एक आदमी ऐसे कि इनके नाम पे चढ़ी नहीं बने हुए। सर मुझे एक बात है आप प्लीज मैंने सुनिए आप सुनिए एक सेकंड सुनिए सुनिए एक सेकंड जब वो कौन छोड़ा जाएगा जब आपने सुनना ही आप नहीं है घर में बैठ के मर्जी जब आपने किसी की सुननी नहीं है मैं सुन रहा हूँ। बाकी तो हर चीज़ हो गई। शिक्षक वालों ने भी अपनी बात कर दी, अब 40+ वाले भी हैं, अब हमारे बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए गए हैं। अगर हमारी शॉप चली जाती है तो हमारा आगे का सरकार के पास क्या प्लान है कि हम बच्चों की फीस वगैरह कैसे पे करें? लाल लकीर वाला मसला भी हल करना है। आप तो जो लिख के देखो ना लिख के देता है कोई ना जब यहाँ बोलते हैं बोलने को ना बोलता है पहले तो बोलते थे कि प्रधान बोलने नहीं देती आज तो मैंने बोला ही कुछ नहीं आज क्यों नहीं बोले आप मैंने इसीलिए बोला कि आप आज ये अनाउंसमेंट हुआ कि ये जो मीटिंग थी खाली व्यापार मंडल की है, बाकी किसी की नहीं। हमारे साथ कौन है? नहीं हमारे साथ कौन है? तो जो लिख के कल लेटर दो तो लेटर पर पहुंचाएंगे। सर एक छोटी सी उस दिन जब पिछली मीटिंग में मैंने स्पष्टली बोला था कि जो पंचायत लेवल वाले हैं देखो ग्राम सभा तो बुलाते हैं तो ही नहीं आते सच्चाई है। ग्राम सभा में हमने स्पेशली बोला छोटी सी बात है। आज जो मीटिंग हुई है ना, आज खाली व्यापार मंडल की मीटिंग हुई है। जी जैसे अनाउंसमेंट बिल्कुल। बाकी दूसरों की मीटिंग कभी होगी जो हम लोग व्यापार मंडल में नहीं आते। सर आप अपना लिख के दो 21 को वो सबमिट करवाएंगे हम लोग। 21 को सेंटर किया है वहाँ पे। मैं इनकी बात हमारे क्या होगा इनकी देने वाली बात इनका इशू हो रहा है इनका हो रहा है हमें एक ही नहीं है अभी व्यापार मंडल वाले बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं। देखो ना जिनको नहीं समस्या अगर सुनो 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 अगर व्यापारिक मुद्दे से कोई समस्या किसी को वो लिख के व्यापार मंडल के प्रधान को दे। अगर कोई पंचायत से रिलेटेड पर ये हमें पता होना चाहिए ना। आप तो खुल के बोल रहे हैं कि व्यापार मंडल मीटिंग है, ये खाली व्यापार मंडल की मीटिंग है और खुद व्यापार प्रधान जी बोल रहे हैं। इससे पहले की मीटिंग करी 4-5 दिन पहले की मीटिंग करी तो वो सबकी थी वो संयुक्त थी और सबको बोला गया वो संयुक्त थी उसमें आए नहीं लोग देखिए ये आज के बाद वो लोग करो निकलते नहीं उसको बाद ग्राम सभा की उत्तर भी सब बोले कोई समस्या आके दसो सब कोई नहीं आया 48 बंदे टोटल ग्राम सभा जाए क्या 48 बंदे का आपकी कौन सा वार्ड है? वार्ड 4 उन्हें वार्ड नंबर 1 मेरा कितना नंबर है? इन्हों का मेरा कितना है? थोड़ा 3 आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मैं फिर ऑर्गेनाइज कराता हूँ आपके वार्ड में ना, आपके वार्ड में ऑर्गेनाइज कराता हूँ। नंबर बताऊँगा। चलो मेरा नंबर ले आप इनका लिखो 98165981 कर दो 9816588811 मैं आप आपके वार्ड में करवा अभी क्या ना हमारे साथ कोई भी नहीं है। हमारे दुकान में हमारे साथ कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं कुछ आपने खुला बोला मंच में खड़ा रह के बोला कोई भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं आपके साथ सारे हम लोग नहीं आपके साथ हैं ऐसा नहीं सोचिए बेसिकली जो बिजनेस क्लास है उनके लिए जो है इंट्रैक्शन सेशन रखा है, बट आपके वार्ड में करें ना आई कन्वे यू डेट और टाइम बता दें तो आपने बैठ लिया मैं
काम किया जाएगा। बहुत सारी देखो एक्चुअली ना एक बात है बिना जाने किसी बात को प्रेडिक्ट करके चले। देखो आप गलत समझ रहे हैं ना। देखो एक्ट आपने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, ठीक है दी आपने ना। बेसिकली इसके अलावा भी इशूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिकली एक्ट में है नहीं, लेकिन हमारे को उसकी व्यवस्थाएँ जो है सोचनी पड़ेगी। चाहे वो रेडी बड़ी वाला भी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शामला भूमि में जब पंजाब का पार्ट 1974 से पहले के घर बने हैं, पंचायत दुकानों में बैठे हैं वो कुछ है सबके इशूज़ अलग है ना। एक्ट में जितना आपने एक्ट को पढ़ा होगा, मैंने भी उतना ही पढ़ा, मेरे ध्यान में है। लेकिन उसके अलावा भी हमारे इशूज़ हैं, हमारे अलावा भी उसके इशूज़ ऐसे हैं जैसे मान लो कि शामला जमीन है, उसमें एक परिवार ने पंजाब से आके कब्जा किया, उसके आगे बच्चे हो गए तो उन्होंने भी वहाँ पे घर डाला, और जब रिहेबिलिटेशन होगी तो उनका क्या करेंगे हम? अगर मान लो यहाँ पे दुकानदार है, दुकानदार के पास जो है वो उसने 40 साल से दुकान कर रहा है, वहाँ पे उसके पास कोई 25 साल से वर्कर है, वो वहाँ पे बाहर का बंदा है, वो 25 साल से कर रहा है, वो भी अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, उसका हम क्या करेंगे? मल्टीपल इशूज़ बेसिकली, जितना आप ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे उतने इशूज़ हमारे पास सामने हैं। एक तो ज़्यादा पोजीशन किस लिए हो गई है, एक नीति ज़्यादा पोजीशन इस बात की। प्लीज अभी एक बार बात करें। बहुत सारे ऐसे हैं कि इनके पॉइंट्स आ गए है ना, और जितना हम जैसे मान लो रेडी बड़ी वालों से बात करें, ऐसे हमारी टीम सर लगातार वर्क कर रही है, हमारे लिए हम भी चाहते हैं कि हमारा जो पब्लिक बनेगा वो अच्छा बने, और ऐसा नहीं उसमें कोई भी एक इशू मैं आपके हर बात से एग्री कर रहा हूँ। एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है लोगों के अंदर जो भ्रांतियाँ पैदा की जा रही है, इसका समाधान तो मीटिंग में होगा। मीटिंग में नहीं होगा ना जी, मीटिंग में सुन सकते हैं। पार्ट बनेगा तो एक आदमी मिला जी मतलब पैसा लगा कि जिसकी पंचायत सब कुछ नहीं देंगे ऐसे उठा किसने बोला गलत है। देखो आप जब तक स्कीम इसमें है एक पॉइंट की पंचायत ऐसी कम्युनिटी और का प्रोविजन है मंदिर के लिए जगह जो है ये जो 18 पॉइंट जो दिए ना उनके बाद चर्चा करेंगे हम अभी जाके उसमें जो भी समस्याएं हैं जो सोल्यूशन आएगा ना आप तक पहुंचाएंगे। आप कल आओ ना पंचायत घर, आपको जो जो समस्याएं हैं आप बोलो, हम लिख के उनको दे देंगे। कल आओ आप पंचायत घर। इसकी दीवार समस्या है कि आ नहीं रहा। समाचार हिमाचल के लिए संजय वर्मा की